वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, खेलों पे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की उन चुनिंदा बड़ी खबरों को जो कि सुर्खियों में छाई रही। तो इस हफ्ते की बड़ी खबर रही भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के दौरे का ऐलान होना। इसके साथ ही साथ मियामी ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने कमाल किया और मियामी ओपन के युगल वर्ग का खिताब जो है वो इन जोड़ी ने जीत लिया। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर क्यों छलके ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर के आंसू। विशेष संवाद में आज बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्डी कुश्ती के कोच ललित कुमार की। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। तो इस हफ्ते की बड़ी खबर के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मुकाबला होगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में यह दौरा अपने आप में काफी अहम रहेगा। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल भी सामने आ गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2024-25 सीजन का शेड्यूल जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगा, जिसकी शुरुआत पर्थ से होगी। 22 नवंबर को पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। फिर ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर 14 दिसंबर से तीसरा टेस्ट और मेलबर्न में 26 दिसंबर से बैंड नहीं जा रहे स्टोरीज के बैंड। आखिरी टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी 2025 से सिडनी में आयोजित होगा। टीम इंडिया के अगर पिछले 2 ऑस्ट्रेलियाई दौरे को उठाकर देखें तो टीम का प्रदर्शन शानदार तौर पर सामने आता है। 2018-19 में भारत ने 4 मैच की सीरीज 2-1 से जीती। इसके बाद 2020-21 में भी 4 मैच की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। टीम इंडिया अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 3 में से 2 सीरीज जीत चुकी है। टीम ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 में टीम को जीत मिली है और महज 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मुकाबला ड्रॉ भी रहा। टीम इंडिया के 3 सीरीज से WTC पॉइंट्स टेबल में 68.51 पॉइंट्स हो गए हैं और टीम फिलहाल पहले नंबर पर मौजूद है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। सरगर्मियों के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया के दौरे का ऐलान हुआ और अब खबरें देख लेते हैं IPL से जुड़ी हुई। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फुल शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इस बार पूरा सीजन भारत में ही खेला जाएगा। फुल शेड्यूल के मुताबिक IPL का फाइनल मुकाबला 26 मई को होगा। IPL 2024 के प्लेऑफ मैच 21 मई से शुरू होंगे। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 मई को होगा। तो IPL का रोमांच जो है वो सिर आंखों चढ़कर बोल रहा है और मुकाबले जो है वो बेहद रोमांचकारी माहौल के बीच में खेले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मैच रहा सनराइजर्स हैदराबाद का, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर IPL के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। ऐसे में जहां एक तरफ ये जीत टीम के लिए खास रही, वहीं इस जीत के बीच कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बनकर सामने आए। तो आइए एक नजर डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर और जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार यह मुकाबला क्यों अहम रहा। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का रोमांच शुरू हो चुका है और रिकॉर्ड्स की बारिश भी जबरदस्त रूप से हो रही है।
जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा कुछ और रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की इस सीजन की टक्कर ने रिकॉर्ड्स का एक अलग ही चेहरा सामने ला दिया। इस मुकाबले में सनराइजर्स ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 277 रन का स्कोर किया। ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस मामले में टीम ने 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने अपनी पारी में कुल 18 छक्के लगाए, जो कि इस लीग में एक पारी में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। क्लासेन और मार्करम के बीच चौथे विकेट के लिए हुई नाबाद 116 रन की साझेदारी आईपीएल में सनराइजर्स के लिए चौथे विकेट या इससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। हैदराबाद ने इस मैच में पावर प्ले यानी अपने शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 81 रन बनाए। यह एसआरएच का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर भी रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं टेनिस के। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मियामी ओपन के खिताब पर अपना नाम कर लिया है। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिज और अमेरिका के ऑस्टिन क्राइस्टेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से हरा दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने शनिवार देर रात मियामी ओपन का खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राइस्टेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित करके प्रतिष्ठित खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक चले रोमांचक खिताबी मुकाबले के पहले सेट में रोहन एबडन की जोड़ी को 6-7 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। हालांकि दूसरे सेट में इस जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और 6-3 के अंतर से दमदार वापसी करके इस सेट को अपने नाम कर लिया। इसके बाद अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने मुकाबले का तीसरा सेट 10-6 से अपने नाम करके ट्रॉफी पर 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से कब्जा जमा लिया। बोपन्ना और एबडन पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। इस जीत के बाद रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी को एटीपी रैंकिंग में भी फायदा मिलेगा। सोमवार को जारी होने वाली एटीपी रैंकिंग में रोहन एबडन की जोड़ी एक बार फिर से दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बन जाएगी। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का ये इस सीजन का दूसरा खिताब है। गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई बोपन्ना एबडन की जोड़ी का कमाल जो है वो टेनिस के कोर्ट पर दिखाई दिया है। और अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते के विशेष संवाद की। भारतीय कुश्ती को बेहद करीब से देखने वाले और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच ललित कुमार का मानना है कि भारतीय कुश्ती संघ की बहाली के बाद देश में इस खेल को एक नई संजीवनी मिली है। इसके साथ ही साथ उनका मानना है कि अब पहलवानों को न केवल राष्ट्रीय कैंप के तौर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पहलवानों को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने में भी ये बात अहम साबित होगी। उनसे खास बात की डीडी न्यूज ने। इस वक्त हमारे साथ कुश्ती के द्रोणाचार्य अवार्डी ललित कुमार साथ में है। आइए ललित कुमार से बात करते हैं और इस बात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि WFI को जो दोबारा से पूर्ण नियंत्रण मिला है, इसका फायदा जो है वो युवा पहलवानों को किस तरह से और किस रूप में मिलेगा। पिछले 1 साल के दरमियान हमने देखा कि कुश्ती जो है वो विभिन्न कारणों से चर्चा में रही। प्रदर्शन के चलते नहीं, बल्कि दूसरे अन्य कारण थे। उन कारणों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब जबकि पूर्ण कंट्रोल जो है वो WFI को मिल गया है आयोग के द्वारा, तो अब किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि ये ओलंपिक वर्ष है। देखिए, परिस्थितियां तो बदलेंगी। पहले क्या था कि जो पहलवानों को ये नहीं पता होता था, कन्फ्यूज़न रहती थी उनमें जो है कि भाई कंपटीशन होगा, टीम जाएगी नहीं जाएगी, गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी, कैंप वगैरह भी नहीं लगते थे, कंपटीशन के यही नहीं पता होता था कब होगा। जैसे आपको पता 2023 में नेशनल नहीं हुआ, कोई भी किसी भी कैटेगरी का नेशनल नहीं हुआ, तो बच्चों को ये पता नहीं रहता था कोई कंपटीशन होगा नहीं होगा। उसका नुकसान हुआ बच्चों को। 2023 में कोई भी नेशनल जो है, चाहे वो आप उसका जूनियर कह लो, कैडेट सब जूनियर कह लो, या
यानी कि उसकी कोई कंपटीशन ना होने से बच्चों को नुकसान हुआ। हालांकि मिनिस्ट्री ने जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में टीम भेज दी, पर नेशनल नहीं हुआ। अब सभी बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते ना, सब कोई बच्चा सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उनको कंपटीशन नहीं मिलेंगे, बच्चों को तो नुकसान तो होता ही है, क्योंकि कंपटीशन खेलने से ही बच्चों को पता रहती है कि उसकी कैसी तैयारी है। आपको लग रहा है कि भारतीय कुश्ती में भी एक चेंज ओवर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा पहले सुशील और योगेश्वर का दौर, उसके बाद हमने किस तरह से देखा कि जिस तरह से बजरंग और रवि दहिया ने भारतीय कुश्ती को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन अब धीरे धीरे अब एक दूसरी लेयर जो है वो तैयार हो रही है। यह आपने ठीक कहा कि जैसे पहले जो है हमारे सुशील योगेश्वर थे, उसके बाद बजरंग हुए, रवि हुए, और अब जो है ये अमन, ये नए बच्चे, सुजीत है, और भी बच्चे हैं नए उभर रहे हैं। उसका कारण यही है कि अब कंपटीशन का लेवल जो है पहले से ज़्यादा हो गया, सुविधाएं हो गई हैं, हर जगह गाँवों में सुविधाएं पहुँच रही हैं, बच्चों को भारत सरकार की तरफ से स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, कंपनियों का फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को जो है स्पॉन्सर मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा तो देखो होता ही है। कह रहे हैं कि भारतीय रेसलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हुआ है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो पेरिस ओलंपिक के लिए अभी हमारे पास केवल एक कोटा है जो कि अंतिम बंगाल ने जीता है। तो ऐसे में आपको लग रहा है, क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक काफ़ी नज़दीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार, क्योंकि जिस तरह का विवाद हम देखते आए, जिस तरह से रेसलिंग छाई रही विवादों से, तो इस बीच में कितने कोटा हम जीत पाएंगे और उस कोटा को कितने कोटा जो है वो मेडल में बदल पाएंगे? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सभी पहलवान अच्छे हैं। हम ये कहें नहीं, ये मैं कह दूं कि नहीं 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो नहीं, वो तो वहाँ उस दिन कैसा परफॉर्म करता है हमारे खिलाड़ी। अभी जैसे एशिया क्वालिफाई है अप्रैल में 19 से 22, उसके बाद वर्ल्ड क्वालिफाई है। यहाँ पे जो है एशिया में 2 रेसलर करेंगे अपने वजन में, और वर्ल्ड में फिर 3 करेंगे। अभी 2 मौके हैं हमारे भारत के पहलवानों के पास क्वालिफाई करने के। अच्छा, आपको लग रहा है कि अब समय भी है काफ़ी ज़्यादा कि अब कुश्ती के जो अपने हमारे दांव हैं उनमें भी अब कहीं ना कहीं एक चेंज जो है वो लाने की ज़रूरत है? टेक्निक की बात कर रहे हो, टेक्निक जो है बच्चों में पहले से ज़्यादा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे कोचिज़ भी जो है अब रिफ्रेशर कोर्स करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन में बच्चे जाते हैं, और टेक्नोलॉजी आपको पता ही है आजकल जो है, टेक्नोलॉजी से बच्चे जो है सारी चीज़ें, फ़ौरन की कुश्तियाँ देख लेते हैं, टेक्निक्स देख लेते हैं, कोचिज़ भी रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। बाकी मैंने बताया ना आपको, आप देख लो 2008 से हमारा एक रेसलिंग ही ऐसा खेल है जिसमें हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है। हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है, और सीधी सी बात है कि इस कड़ी को जो है वो आगे भी बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ ही एक अंतिम सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि खेलो इंडिया में जिस तरह से ये बात कही गई है सरकार के द्वारा कि जो खेलो इंडिया में जो मेडल विनर्स होंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, तो ये इस एक कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी सरकार ने पीछे घोषणा की थी कि भाई जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो मेडल लाएंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, ये बहुत अच्छा कदम है। उससे क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले तो था ही, और कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कंपटीशन लेवल अच्छा होगा, खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे, उसका परफॉर्म अच्छा करेंगे, उसका फ़ायदा मिलता है। और कोई भी चीज़ है, अगर जिस बच्चे को देखेगा हाँ भाई इसमें मेरी पोजीशन आने पे मेरा भविष्य बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन अच्छा होगा, कंपटीशन अच्छा होगा तो बच्चे जो है अपने परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो वाकई एक बदलाव का दौर जो है वो ललित कुमार के हिसाब से अब भारतीय कुश्ती जो है वो अनुभव कर रही है, क्योंकि हर खेल की तरह से इस खेल में भी एक बदलाव जो है वो अब आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो पुराने नाम थे जिन्होंने अब तक देश का नाम रोशन किया, अब उनके स्थान पर कहीं ना कहीं जो युवा पहलवान हैं अब वो आगे आ रहे हैं। हालांकि अभी मंजिल जो है वो काफ़ी दूर है, और इन पहलवानों को अभी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ साबित करने की ज़रूरत भी है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय कुश्ती से एक बेहतरीन तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आए। और अब बात करते हैं दिल्ली के उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज हिमांशु चौहान की। दिल्ली से रणजी ट्रॉफी में इस साल डेब्यू करने वाले हिमांशु ने रणजी के इस सत्र में 30 विकेट झटके हैं, और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक प्रसाद ने। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में धूम मचाने वाले तेज गेंदबाज हिमांशु चौहान। हिमांशु ने रणजी ट्रॉफी में इस साल 30 विकेट झटक के दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए। आइए करते हैं इनसे बातचीत। हिमांशु, 30 विकेट
ड्रीम डेब्यू इस सीज़न का, मतलब कोई भी एक प्लेयर अगर डेब्यू कर रहा है और 30 विकेट झटक रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। 38.7 का आपका स्ट्राइक रेट था। मैं अपने इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। किसी भी प्लेयर के लिए रणजी ट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे चांस मिला और मैंने अच्छा करा, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है और इस कॉन्फिडेंस को मैं कैरी अवे करते जाऊँ। हिमांशु, इस सीज़न आपने 3 बार 5 विकेट हासिल किए, जबकि मध्य प्रदेश के खिलाफ आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 9 विकेट हासिल किए। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ देखा जाए तो आपने 8 विकेट हासिल किए। सर, हमारा जो मेन मोटिव था वो मैचेस जीतने का था। टोटली मैंने अपनी टीम के लिए जो भी करा सब टीम के लिए था। अपने टीम के लिए मैंने अपनी विकेटें निकाली, इंपॉर्टेंट विकेटें निकाली। एमपी के मैच हम जीत सकते थे, काफ़ी क्लोज मैच था वो, और उत्तराखंड का मैच जो था वो बहुत क्लोज मैच था, बहुत टफ मैच था ना। तो वो वैसे मैच जीतना बहुत ही अच्छी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। आप मैच जिताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मुश्किलें और संघर्ष कर्तव्य पथ में लाजमी है, और आपकी इस सफ़र में आपको किन सारी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, मैं बेसिकली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैंने क्रिकेट खेलना, जब इसी स्कूल में डीएवी पब्लिक स्कूल में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर रवि गोस्वामी सर ने मुझे बॉल थमाई थी हाथ में, तो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी जर्नी में। उन्होंने बहुत कुछ करा, सेक्रीफाइस करी है मेरे लिए, काफ़ी कुछ करा। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे खेल पाऊंगा, बट मेरी मेहनत आज काम लाई। हिमांशु, भारत में एक क्रिकेटर बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो मतलब आगे चल के कुछ कर पाते हैं, और फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह से सपोर्ट रहा जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, और अभी जब आप स्टेट खेल चुके हैं तो उनकी क्या फीलिंग है? सर, जब मैं खेलता था तो मेरे पेरेंट्स, मेरे बेसिकली हर कोई क्रिकेटर आजकल आप देख रहे हो, हर किसी का क्रिकेट बैकग्राउंड है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे खेलते हैं, उनका सपोर्ट रहता है। लेकिन मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग से। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, बट उनकी विशेज़ और उनका आशीर्वाद आज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी मेरी मम्मी पापा का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। पिछले सीज़न आप गुजरात टाइटंस के लिए एक एज अ नेट बॉलर भी थे, तो वहाँ पे आपका क्या रोल था और किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिला जब वहाँ पे टॉप लेवल के प्लेयर्स के साथ आपको खेलने का मौका मिला? सर, मैं पहली बार 19 खेला था तो मैं स्ट्रेट अवे गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ गया था। गुजरात टाइटंस में जुड़कर मुझे एक्चुअल पता लगा कि क्रिकेट क्या होती है। मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला आशीष नेहरा सर से, हार्दिक पांड्या भैया से, राशिद खान भैया से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। अब आपका जो अगला जो लक्ष्य है वो क्या है, और कब हम आपको भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देख सकते हैं? सर, मेरा मेन मोटिव है कि मैं इंडिया जल्दी से जल्दी खेलूँ। जो भी आगे टूर्नामेंट्स आए, डोमेस्टिक के या दुलीप ट्रॉफ़ी, इमर्जिंग इंडिया, उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँ, और मैं जितनी जल्दी इंडिया खेल सकूँ उतनी जल्दी खेलने की कोशिश करूँ। तो ये थे हिमांशु चौहान, जिन्होंने दिल्ली के लिए 30 विकेट हासिल कर उम्दा प्रदर्शन किया। प्रतिभा और लगन हो तो कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है, और हिमांशु चौहान इस बात की मिसाल है। जल्द ही हम इनको इंडिया टीम के लिए खेलते हुए भी देख सकते हैं। कैमरामैन राज के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़। और अब बात कर लेते हैं खो खो की। इस हफ्ते राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से खिलाड़ी दिल्ली में हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी जहां एक तरफ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की संस्कृति, भाषा और खान पान से भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। खो खो के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश करती देखिए ये खास रिपोर्ट। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता ये है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का मंच, जहां देश के 27 राज्यों के 1300 से अधिक एथलीट अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अपने खेल के साथ साथ देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को समझने का अवसर भी मिल रहा है। दिल्ली में आयोजित हो रहे खो खो चैंपियनशिप एक ऐसे मंच के रूप में सामने है, जहां एथलीटों को देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है।
Kerala and here food items and culture is very different, and we can also taste very different foods. The taste of North Indian food is entirely different from Kerala, and the accommodation and other facilities of senior national is very well. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना सब कुछ देखा, और मैट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था खेलने के लिए। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि डबल स्टेडियम में करा रहे हैं, और रहने का भी होटल वगैरह में दे रखा है, बहुत अरेंजमेंट अच्छा है। खो खो को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का बेड़ा उठाने वाले खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल का मानना है कि स्वदेशी खेल खो खो देश की माटी का खेल है। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व इस नेशनल चैंपियनशिप में है। इसमें 37 टीमें हैं, जिसमें हर राज्य और हर यूटी की टीम है। आप सोचो, सिक्किम की टीम है, दादर नगर हवेली की टीम है, लद्दाख की टीम है, दूर दराज अरुणाचल की टीम है। मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ की टीम ना हो। वहाँ के खिलाड़ी आते हैं, वहाँ के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, और राष्ट्र में जो एकता का संदेश जाता है, जो श्रेष्ठता का संदेश जाता है, वो इन सबको मिलके जब वो एक साथ होते हैं तब उसका संदेश जाता है। वहीं आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस आयोजन में देश के कोने कोने से पहुंचे खिलाड़ियों की भागीदारी पर अपनी खुशी जाहिर की। बहुत छोटे छोटे प्रांतों का भी प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है। लद्दाख की भी टीम है, मणिपुर की भी टीम है, सिक्किम की भी टीम है, दादर नगर हवेली की भी टीम है। तो बहुत छोटे छोटे प्रांतों की भी टीम है, सुरक्षा बलों की भी टीम है, रेलवे की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है। तो बहुत आनंद की बात है। देश की एकता का प्रदर्शन खो खो के माध्यम से आज यहाँ हो रहा है इस नेशनल चैंपियनशिप में। स्वदेशी खेल खो खो इस राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों को एक सुखद अनुभव प्रदान कर रहा है। साथ ही देश के दूर दराज गांवों से निकले खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने का काम भी ये मंच प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में देश भर से दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का नजारा साफ नजर आ रहा है। इस मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि आपस में अपनी भाषा संस्कृतियों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के खेल आयोजन न सिर्फ देश में खेलों को बढ़ाने के लिए भी जरूरी हैं, बल्कि देश के युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए भी काफी मायने रखते हैं। कैमरामैन शारदा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब सीधे चलते हैं राजस्थान के सीकर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के सीकर से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे थे। बहरहाल एक बार फिर से खेल की खबरों पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर की, जिन्होंने कहा है कि उन्हें बेहद अफसोस है कि पिछले कुछ समय के दरमियान उन्हें नस्लीय टिप्पणी का लगातार शिकार होना पड़ा है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वह इन टिप्पणियों से घबराने वाले नहीं हैं और अपनी टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। आंखों से छलक रहा ये आंसू यूं ही नहीं है। दिल के इस दर्द को सामने रख रहे ये हैं ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर। जिन पर हाल ही में फुटबॉल खेलने के दौरान नस्लवादी टिप्पणियां हुई। ये टिप्पणी किसी खिलाड़ी को किस कदर तोड़ देती है, उसकी यह तस्वीर है, जहां विनीशियस जूनियर एक प्रेस वार्ता के दौरान बेहद भावुक हो उठे। विनीशियस के मुताबिक उनके लिए फुटबॉल के खेल पर ध्यान रखना हर रोज मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने परिवार के लिए इस खेल से खुद को अलग नहीं होने देंगे। मुझे रोज अपने खेल पर ध्यान लगाना पड़ रहा है, लेकिन मैं केवल फुटबॉल खेलना चाहता हूं। मैं अपने क्लब और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूं। देखिए, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे बहुत दुख है। कभी कभी मुझे बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं करता, लेकिन मैं अपनी इस तकलीफ से लड़ता रहूंगा। विनीशियस इस बात से बेहद दुखी दिखाई दिए
कि उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सीजन ऐसा 10 बार हुआ जब इस खिलाड़ी को खुद पर हुए नस्ल भेदी टिप्पणी की शिकायत करनी पड़ी। देखिए, बहुत दुख होता है। हर दिन मुझे इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर मैच के दौरान मुझ पर इस तरह की टिप्पणी होती है। मैं इसकी शिकायत करता हूं, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं ये बात है। नस्ल भेदी टिप्पणी से भले ही विनीशियस दुखी हों, लेकिन एक बेहतरीन खिलाड़ी की तरह वह इस बात से भी लड़ना चाहते हैं। उनके मुताबिक स्पेन छोड़ने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उन पर टिप्पणी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। देखिए, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने विरोधियों को ही मौका दूंगा, उनका ही हौसला बढ़ेगा। मैं यहीं पर रहूंगा और लड़ूंगा। मैं इस समय विश्व के बेहतरीन क्लब में हूँ। हम लगातार खिताब जीत रहे हैं। मैं कई गोल कर रहा हूँ, इसलिए जो लोग मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं वो भी लगातार मेरे चेहरे को देखते रहेंगे, आगे भी। जाहिर तौर पर विनीशियस जूनियर के हौसले को सलाम है, जो झुकना नहीं जानता। वैसे सच ये भी है कि नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाला समूह अज्ञानता के भंवर में है। ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि उस अज्ञानता पर विनीशियस का ये ज्ञान असर डाले और नस्ल भेदी टिप्पणी करने वालों को सामाजिक ताने बाने की व्यवहारिकता का ज्ञान हो सके। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं डैनी एल्व्स की। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के पूर्व खिलाड़ी डैनी एल्व्स यौन शोषण के मामले में जेल से बेल पर बाहर आ गए हैं। हालांकि उन्हें सशर्त जमानत मिली है, जिसमें इस बात को सामने रखा गया है कि वो स्पेन को नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही साथ उनका ब्राजील और स्पेन का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। 2008 से 2016 तक लियोनेल मेसी के साथ बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को अपने खेल से ऊंचाई देने वाले डैनी एल्व्स अब जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हां, खिलाड़ी और जेल सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एल्व्स इस दौर से गुजरे हैं। दरअसल डैनी एल्व्स यौन शोषण के दोषी पाए गए थे। कैटलोनिया की कोर्ट ने इस पूर्व फुटबॉलर को जेल की सजा सुनाई थी और भारी भरकम जुर्माना भरने को भी कहा था। हालांकि अब एल्व्स जुर्माना भरकर जेल से बाहर आ चुके हैं। जुर्माने की ये राशि करीब 1 मिलियन यूरो की रही। डैनी एल्व्स पर साल 2022 में बार्सिलोना के एक नाइट क्लब में महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था और इस मामले में वो दोषी पाए गए थे। डैनी लगभग 10 साल तक बार्सिलोना में बतौर डिफेंडर रहे। उन्होंने मेसी के साथ भी लंबे समय तक क्लब के लिए मैच खेला। दोनों ने साथ मिलकर 2008 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए कई खिताब जीते। डैनी एल्व्स ने 2022 फुटबॉल विश्व कप में भी हिस्सा लिया। एल्व्स की कप्तानी में ब्राजील ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। वैसे डैनी एल्व्स का जेल से बाहर आना स्पेन के लोगों को रास नहीं आ रहा है और स्पेन में लोगों ने कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठाए हैं, जहां दबी आवाज में इस बात को भी सामने रखने की कोशिश की गई कि नामी लोगों के लिए कानून एक अलग नजरिया रख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सब लगातार खेल की खबरों के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस हफ्ते की जो भी खेल की बड़ी खबरें रहेंगी, अब जो अगले हफ्ते रहेगा उसमें हम आपके साथ समेट कर लेकर आएंगे। बहरहाल हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।